हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बक। सो इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारे इस चैनल पर आपकी क्लास 10, 12, क्लास 9 की इंग्लिश की क्लासेस अवेलेबल हैं और बहुत ही जल्द हम क्लास 6 to 12 पूरी NCERT कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है तो हो सकता है इट विल टेक 2 to 3 days ऑफ माइन to teach you this chapter. So let's start. It is the time of the World War. An American prisoner of war washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a पैट्रियट। तो यहाँ पर जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की दिखाई गई है। तो वर्ल्ड वॉर टाइम में जो अमेरिकन्स थे और जो जापानीज थे वो दोनों ही आपस में दुश्मन थे। तो अमेरिकन प्रिजनर जो था एक आ करके यहाँ जापानीज यहाँ पर आ जाता है, एक सी शोर होता है उसी के किनारे आ जाता है ना। तो वो एक जापानीज डॉक्टर को मिलता है। अब वो जापानीज डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा या फिर एक देशभक्त होने के नाते, एक आर्मी पैट्रियट होने के नाते उसको वो सरेंडर कर देगा। तो क्या होता है उसके साथ, यही स्टोरी इसमें बताई गई है। तो चलिए पढ़ते हैं और पूरी स्टोरी को समझते हैं लाइन बाय लाइन। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। तो डॉक्टर सदाओ, यहाँ पे जो हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट है जो कि डॉक्टर हैं, उनका नाम है सदाओ हॉकी। उनका जो घर है वो बना हुआ है कहाँ पे, जापानीज कोस्ट में। कोस्ट क्या होता है, नदी का, समुद्र का किनारा, ठीक है। तो जो समुद्र का किनारा है उसी कोस्ट में, सी कोस्ट में इनका घर लोकेटेड है। वेयर एज ए लिटिल बॉय, जहाँ पर एक छोटे बच्चे के रूप में ये अक्सर खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन अ रॉक्स। जो इनका घर है स्क्वायर शेप का है, स्टोन का हाउस है, वो एक रॉक्स के ऊपर बना है। वेल अबव अ नैरो बीच, वही पास में एक बीच है। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और वहाँ पर कई सारे बेंट पाइन्स के ट्रीज हैं। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। छोटे बच्चे के रूप में जब सदाओ थे, छोटे थे, तो वो उन पाइन्स के ऊपर क्लाइम कर जाते थे, चढ़ जाते थे। स्प्राउटिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट्स, अपने नंगे पैरों से अपने आप को सपोर्ट करके वो उस पेड़ पर चढ़ जाते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट्स। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोकोनट के ट्रीज पे जो साउथ सीज वाले लोग होते थे वो चढ़ जाया करते थे बेयर फीट, क्योंकि ये जो ताड़ का पेड़ होता है, पाइन्स और जो कोकोनट्स का होता है, ये बिल्कुल लंबे से ट्रीज होते हैं और इनमें कोई भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। ऊपर ही जो भी ट्रीज और फ्रूट्स होते हैं वही होते हैं। तो काफ़ी फिसलन भरा, काफ़ी स्लिपरी ट्री होता है। तो बिल्कुल वैसा ही ट्री है, लेकिन वो उसको अपने पैर से टेक लग करके चढ़ जाते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड ऑफ दोज सीज। अब वहाँ जो समुद्र का किनारा होता था वहाँ पर एक आइलैंड था और उनके फादर उनको उस आइलैंड के पास भी ले जाते थे दिखाने के लिए। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय, और हमेशा उस छोटे बच्चे से कहते थे एट हिज साइड, दोस आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। वो क्या कहते थे कि वो जो आयरलैंड दिख रहा है, एक समुद्र है, उस समुद्र में जो आयरलैंड दिख रहा है वहाँ पर फ्यूचर का एक, ये जो आयरलैंड है ये फ्यूचर का स्टेपिंग स्टोन होगा। इट मीन्स जापान का कोई भी इंसान एक बार यहाँ पे ज़रूर जाएगा, ये फ्यूचर में यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, ऐसा वो हम हमेशा कहते रहते थे डॉक्टर सदाओ से। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। तो सदाव अपने फादर से पूछते थे कि हम कहाँ से स्टेप करेंगे।
Who knows? तो उनके फादर कहते थे कौन जानता है. His father had answered, Who can limit our future? हमारे फ्यूचर को कौन बांध सकता है, भविष्य को कोई नहीं जान सकता. It depends on what we make it. ये तो हम पे निर्भर करता है कि हम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हैं. सदाव had taken this into his mind as he did everything. अब सदाव इस बात को अपने दिमाग में रखे रहते थे. जब भी वो कुछ करते थे तो उनके दिमाग में हमेशा उनके फादर की ये बात रहती थी. His father said, His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. तो उनके फादर जो थे सदाव के, वो कभी भी उनसे ना मजाक करते थे, ना उनके साथ खेलते थे, बल्कि क्या करते थे, वो उनके साथ काफ़ी सीरियसली रहते थे. सदाव उनका एक अकेला बेटा था. सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. उनके पिता का जो चीफ कंसर्न था वो क्या था, सदाव की एजुकेशन थी. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका. इसी कारण से इनको एज 22 की एज में अमेरिका भेज दिया गया था पढ़ाई करने के लिए. टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. मेडिसिन और सर्जरी के बारे में जितना भी ये सीख सकते थे वो सीखने के लिए इनको भेज दिया गया था. He had come back at 30. जब ये 22 के होके जाते हैं और जब 30 के होते हैं तब ये वापस आते हैं वहाँ से. And before his father died, he had seen सदाव became famous not only as a surgeon but as a scientist. तो जब सदाव के फादर ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को ना केवल एक डॉक्टर बनते हुए देखा बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट बनते हुए भी देखा. इट मीन सदाव काफ़ी फेमस साइंटिस्ट और एक डॉक्टर दोनों ही बन चुके थे. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वॉन्ट्स इंटायरली क्लीन. क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहे थे, एक खोज कर रहे थे. वो खोज क्या थी, जो हमारे वुंड्स होते हैं यानी कि जो घाव होते हैं, जख्म होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए जो एंटीसेप्टिक होती है. आज के समय में हमारे पास कई सारी एंटीसेप्टिक्स होती हैं, हम उनको लगा करके वुंड्स को क्लियर कर देते हैं ताकि उसमें जर्म्स ना रहें. तो वही उस टाइम पे नहीं थी इस तरह की कोई भी. तो ऐसी ही एक मेडिसिन को वो डिस्कवर कर रहे थे. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. आल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadav was being kept in Japan. सदाव को किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं भेजा गया. सदाव को वॉर के टाइम पे नहीं भेजा गया क्योंकि उनको यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि आर्मी के एक जनरल मेजर थे, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी और इस कंडीशन में सदाव जो हैं वो मेडिकली उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते थे. इसलिए सदाव को जापान में ही रखा गया उनके ट्रीटमेंट के लिए. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ. अभी जो ओशियन है वहाँ से काफ़ी सारे क्लाउड्स उठ रहे हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट डॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. अब काफ़ी दिनों से, पिछले कई दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी क्लाउड्स उठ रहे हैं और काफ़ी फॉगी हो गया है, काफ़ी धुंध हो गई है. फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो लहरें हैं काफ़ी ठंडी हैं. सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस. सदाव ने देखा जो मिस्ट है यानी कि जो धुंध है, मिस्ट मतलब होता है धुंध, कोहरा जो आता है, तो जो धुंध है वो समुद्र से आ रही है और जो वो आयरलैंड था वो अब बिल्कुल भी दिखना बंद हो चुका है. अब धीमे धीमे उस आयरलैंड से शोर की ओर, किनारे की ओर धुंध चली आ रही है और अब धीमे धीमे पूरे बीच में और वहाँ के जो भी हाउसेस बने हुए हैं उन सब में पूरी वो धुंध छा जाती है. Writhing around the pines, in a few minutes fog would be wrapped about the house too. कुछ ही मिनट्स में फॉग ने पूरे घर को भी कवर कर लिया. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him. फिर सदाव अपने घर जाते हैं. उनके घर में उनकी जो वाइफ है हाना, वो उनका इंतज़ार कर रही है. With the 2 children, और हाना के 2 बच्चे हैं, 2 बेबीज़ हैं. But at this moment the door opened and she looked out.
तभी दरवाज़ा खुलता है और हाना उनको देखती है। अ डार्क ब्लू वूवन हॉरी ओवर हिज किमोनो, शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। तो उसने क्या पहन रखा है, एक वुलन हावरी और एक किमोनो पहन रखा है। अब किमोनो क्या है, ये एक ट्रेडिशनल जापानीज़ ड्रेस है ना, ट्रेडिशनल जापानीज़ ड्रेस। अगर आपने कभी जापानीज़ ड्रेस देखी हो तो इस टाइप से बिल्कुल फुल मैक्सी टाइप की ड्रेस होती है, तो उसी को कहते हैं किमोनो, है ना। तो वैसी एक ट्रेडिशनल जापानीज़ ड्रेस जिसको किमोनो कहते हैं वो हाना ने पहन रखी है। मैं ट्राई करूँगी कि अपने अगले वीडियो में आपको किमोनो या इस टाइप की पिक्चर्स दिखा सकूँ। ओके, तो जैसे ही सदाओ जाते हैं तो वो काफ़ी अफेक्शनेटली अपने हाथों को उनके कंधों पर रखती है। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, स्माइल करती है और कुछ भी नहीं कहती। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब सदाओ बता रहे हैं कि वो हाना से कैसे मिले थे, कैसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो हाना से अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़। तो वो उसको अमेरिका में मिले थे, उसको वो पसंद भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस बात का वेट कर रहे थे जब तक उनको ये नहीं पता चल जाता कि जो हाना है वो जापानीज़ है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. Pure in her race means कि उसके मदर एंड फादर दोनों ही जापानीज़ होने चाहिए। तो उनके जो सदाओ के जो फादर हैं हाना को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि उनको पूरी तरह से ये नहीं पता चल जाता कि हाना जो है वो एक प्योर जापानीज़ है। इट मीन्स हाना भी जापानी है, उसके जो फादर हैं और उसके जो मदर हैं वो दोनों ही जापानीज़ हैं, कोई भी दूसरी जगह का नहीं है। तो इनके जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल थे। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. अब वो सोचते हैं कि अगर वो हाना से नहीं मिलते तो क्या होता इनका, किसके साथ इनकी शादी होती। And by what luck he had found her in the most casual way. और किस किस्मत की वजह से वो हाना से इतने ही कैजुअली मिल गए। By chance literally at the American professor's house. तो ये हाना से कहाँ मिले, एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, जब ये अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे तो वहीं पर एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उन्हीं के घर में वो हाना से मिले। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। जो प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी काइंड पीपल्स थे। एंड एग्जियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। वो जो है दोनों ही प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो उनके फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, लेकिन स्टूडेंट्स उनके यहाँ जाकर के बोर हो जाते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जब वो उस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे तो काफ़ी बोर हो जाते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। उस नाइट को वो प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाना चाहते थे सदाओ। द रूम्स, अब क्यों नहीं जाना चाहते थे, कारण क्या था। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि उनके घर के जो रूम्स थे वो काफ़ी स्मॉल थे। द फूड सो बैड, जो फूड बनता था वो बहुत ही बैड बनता था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूएबल, तो प्रोफेसर की वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती थी, बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो जाते हैं उस दिन बिना मन के और वहाँ पे वो हाना से मिलते हैं। अ न्यू स्टूडेंट एट हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वो एट ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल मीन्स वो हाना को तभी पसंद करेंगे, वो हाना से बताते हैं कि जब वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हो, मतलब कि वो प्योर जापानीज़ हो, उसके मदर फादर भी जापानीज़ हो, पूरी कंडीशंस पूरी होती हो, तभी वो हाना को एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो हाना को कन्फेस करेंगे। आगे देखते हैं। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. अब यहाँ पे ये देखिए क्या बता रहे हैं कि now he felt her hand on his arm. अब जब वो हाना का हैंड अपने आर्म में महसूस कर रहे हैं, फेल्ट कर रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इनकी शादी के कितने साल हो गए हैं, काफ़ी ईयर्स हो गए हैं, यहाँ तक कि इनके अब 2 बच्चे भी हो गए हैं।
तब भी हाना को वो अभी भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि पहले करते थे। इनकी जो केयर है और जो प्लेजर है वो अभी तक कम नहीं हुआ है, अभी भी वो बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल की तरह रहते हैं। और इन्होंने वहाँ पे हाना से ऐसे ही बिल्कुल जल्दबाजी में शादी नहीं की, बल्कि ये लोग अपने यहाँ वापस आते हैं। वापस आकर के पूरे जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं, जितने भी रिचुअल्स होती हैं, सभी पूरी करते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं। दे हैड फिनिश देयर वर्क, पहले वो अपना काम ख़त्म करते हैं एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, फिर वो वापस अपने घर जापान आते हैं। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उसके फादर जो हैं सदाओ के, वो उसको देख लेते हैं हाना को। द मैरिज हैड बीन अरेंज, तब इनकी शादी को अरेंज किया जाता है। द ओल्ड जापानीज वेज, बिल्कुल पुराने जापानीज ट्रेडिशनल तरीके से। आल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, तो जबकि पहले ही सारी बातें इन दोनों ने पूरी कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, दोनों ही खुश थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, तभी जो हाना होती है वो अपने चिक्स को सदाओ के आर्म पे रखती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट वॉट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट, तभी दोनों ही लोग महसूस करते हैं कि कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, मतलब कोई ब्लैक परछाई है या शेडो है, ऐसा कुछ है जो वहाँ से होकर के गुजरता है। ऑफ द मिस्ट, उस धुंध में से गुजरता है। इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ऐसा लग रहा है कि कोई मैन है जो ओशियन से निकल के आया है। फ्लंग इट सीम्स टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर, और ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में कुछ चोट लग गई है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप तो वो लंगड़ाते हुए चलता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, फिर उसकी जो बॉडी है उस मिस्ट में हल्की सी आउटलाइन होकर के दिख रही है। हिज आर्म अबव हिज हेड, उसके जो आर्म्स हैं वो उसके हेड के ऊपर हैं। देन कर्ल्ड मिस्ट हिट हिम अगेन, फिर से उस मिस्ट में वो गुम हो जाता है। Who is that? हाना क्राइड, हाना जोर से चिल्लाती है, वो कौन है? सी ड्रॉप्ड सदाओ's आर्म, सदाओ के हाथ को छोड़ देती है। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, अब दोनों ही वरांडा की रेलिंग जो बनी होती है वहाँ पर भागते हैं। नाउ दे शॉ हिम अगेन, उनको दोबारा से दिखता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, जो आदमी है वो अपने हाथों के बल और अपने घुटनों के बल क्रॉल कर रहा है, जैसे छोटे से बेबी होते हैं घुटनों के बल चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो रेंग रहा है। देन दे शॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर देखते हैं कि वो गिर जाता है वहीं पर अपने फेस के उस पर, और साथ में वहीं पे पड़ा हुआ है। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ कहता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा, शायद कोई मछुआरा होगा। वॉश फ्रॉम हिज बोट, और अपने उस बोट से आ गया होगा। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप एंड बिहाइंड हिम, अब वो तुरंत ही वहाँ से भागते हैं उस आदमी की ओर। हाना केम, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, हाना आती है अब, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस है वहाँ पे जो ड्रेस पहनी जाती है उसकी स्लीव्स ऐसे बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो उसकी जो वाइट यानी चौड़ी स्लीव्स हैं वो हवा में उड़ रही हैं। अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, एक ही 2 मील की दूरी पर वहाँ पर फिशिंग विलेजेस हैं जहाँ पे मछुआरे रहते हैं। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता है, बस आसपास कई सारे रॉक्स हैं, काफ़ी डेंजरस कोस्ट है यहाँ पर। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और यहाँ की जो सर्फ है यानी कि ज़मीन है वो काफ़ी रॉकी है, काफ़ी पथरीली है। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कैम्प थ्रो देम, किसी तरह से ये आदमी उनमें से गुजर करके आया है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और वो पूरी तरह से उसके कपड़े वपड़े उसमें फंस गए हैं और उसको काफ़ी चोट्स आ गई हैं। दे वॉज व्हेन दे कैम टूवर्ड हिम दैट इंडीड इट वॉज सो, दे सॉ व्हेन दे कैम टूवर्ड हिम, जब वो उसकी ओर आते हैं तो उसको देखते हैं। दैट इंडीड वॉज सो, द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रो, उसके शरीर पर काफ़ी सैंड लगी हुई है, रेत लगी हुई है, और वहाँ से रेड रेड कुछ बह रहा है यानी कि ब्लड बह रहा है, और उस ब्लड को वो जो रेत है वो सोक कर रही है। ही इज़
wounded, सदाव exclaimed. सदाव कहता है अरे ये तो जख्मी है. He had haste to the man who lay motionless, his face in the sand. उसका फेस जो है अभी सैंड में छिपा हुआ है. सदाव उसका फेस नहीं देख पाता है और सदाव क्या करता है, उस आदमी की ओर बहुत ही जल्दी से बढ़ता है उसकी मदद करने के लिए. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. और उसके सर पर एक ओल्ड कैप लगी हुई है जो कि काफ़ी भीग गई है पानी से. He was in wet rags of garments. उसने गीले कपड़े पहन रखे हैं, जो कपड़े हैं काफ़ी रैग्स हैं, फटे वटे हैं. सदाव stopped Hannah at his side and turned the man's head. हाना जो है उस आदमी का फेस मोड़ती है. They saw the face. जब वो चेहरे को देखते हैं. A white man, Hannah whispered. हाना कहती है अरे ये तो एक वाइट मैन है, यानी कि ये तो कोई अमेरिकन है. Yes, it was a white man. तो सदाव कहते हैं हाँ ये अमेरिकन है. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. अभी जब कैप गिर जाती है तो उसके येलो हेयर्स होते हैं. अमेरिकन जो होते हैं उनके हेयर्स आप देखोगे तो काफ़ी वाइट या येलो इस टाइप के होते हैं, तो वैसे ही इसके जो येलो कलर के हेयर्स होते हैं. Long as though for many weeks it had not been cut. काफ़ी लंबे हैं, जो कि काफ़ी हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि काटे नहीं गए हैं. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. और उसके उस डरे हुए टॉर्चर्ड चेहरे पर हल्की हल्की सी येलो कलर की दाढ़ी दिख रही है. He was unconscious and knew nothing that they did for him. और वो आदमी बेहोश है, वो कुछ भी नहीं जानता कि वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो एकदम बेहोश है. Now सदाव remembered the wound. अब सदाव उस घाव को देख रहे हैं. And with his expert fingers he began to search for it. और अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स, यानी कि सदाव एक फेमस डॉक्टर हैं, तो उनकी फिंगर्स जो हैं, उनके हाथ जो हैं वो इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो वो उस वुंड को सर्च करने लगते हैं कि इसको कहाँ कहाँ चोट आई है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. उसके टच से जो ब्लड है वो फ्रेशली बह रहा है. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक. जब वो लोअर बैक की ओर जाते हैं राइट साइड में, सदाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. वहाँ पर एक गन से लगी हुई, यानी कि बंदूक की गोली उसको हिट की है और उसी का जो जख्म है वो खुला हुआ है. द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर. जो फ्लैश है वो काफ़ी ब्लैक हो गया है, यानी कि काला काला सा हो गया है. Sometimes, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was had chance that the rocks had struck the wound. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of day no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance of beachcombers would have considered the day at an end. तो अब वो लोग कहते हैं कि कुछ दिनों पहले एक आदमी को चोट लगी थी. इस आदमी को शायद कुछ दिनों पहले गोली लगी है और यहाँ तक आते आते कई सारे रॉक्स से टकरा करके इसका जो घाव है वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया है. ओ हाउ इज़ ब्लीडिंग. हाना कहती है कि देखो इसके कितना खून बह रहा है. द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली. अब धुंध फिर से आ जाती है और उन दोनों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है, यानी कि पूरी तरह से वो लोग दिखाई देना बंद हो जाते हैं. एंड इन दिस टाइम ऑफ डे. इस दिन के इस समय में. नो वन कैम बाई. यहाँ से कोई नहीं गुजरता. द फिशरमैन हैड गॉन होम. जो फिशरमैन है वो भी अपने घर चले जाते हैं. द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड. जो बीच कॉम्बर्स होते हैं, जो बीच पे सब कूड़ा उड़ा ढूंढते रहते हैं, वो सब भी इस टाइम पे यहाँ पर दिन में कुछ भी नहीं करते, इस टाइम पे चले जाते हैं. What shall we do with this man? सदाओ muttered. अब सदाओ कहता है कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें. But his trained hand seems of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. अब उसके वो आदमी कहता है कि इस आदमी के साथ हम क्या करें, लेकिन साथ में उसके जो ट्रेन हैंड्स हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं. वो उसका घाव देख रहा है, उसका जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको देख रहे हैं. ही पैक्ड. आगे देखते हैं. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट
स्ट्रीव द बीच। उसके बाद उसका जो वुंड होता है, उसका जो घाव होता है, उसको सी के पास जो भी वो पड़ा होता है मॉन्ड यानी कि जो रेत वगैरह पड़ी होती है उससे कवर कर देते हैं। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। जो आदमी है वो दर्द से कराह रहा है लेकिन फिर भी उसको होश नहीं आ रहा है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाव कहता है जो हम कर सकते हैं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको वापस से यहीं समुद्र में डाल देते हैं। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। अब वो खड़ा होता है, अपने हाथ से सैंड को झाड़ देता है और जो ब्लीडिंग है उस पर उसने वो लगा दिया है रेत, तो काफ़ी कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड। हाना कहती है हाँ बिल्कुल यही सही रहेगा, इसको यहीं समुद्र में ही डाल देते हैं स्टीडली। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन फिर से वो उस आदमी की ओर बहुत ही ध्यान से देख रही है। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड and if we turned him over as a prisoner he would certainly die, सदाव said। सदाव कहता है अगर हम इसको अपने यहाँ छांव देते हैं, मतलब कि इस आदमी को अपने घर में पनाह देते हैं, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि ये एक वाइट मैन है, तो हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, हम लोग को देशद्रोह के उसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि उस टाइम पे अमेरिकन्स इनके एनिमीज़ हो गए थे वर्ल्ड वॉर जब हुआ। तो इसलिए ये अगर एक वाइट मैन को अपने यहाँ रखते हैं तो ये अपने जापान के लिए गद्दारी करेंगे, और अगर ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो एज अ डॉक्टर ये गलत होगा क्योंकि एक डॉक्टर बिना किसी का धर्म, बिना किसी की जाति देखे सबसे पहले उस आदमी को ठीक करने का काम करता है। डॉक्टर का फ़र्ज है मरीज़ को ट्रीट करना। अब वो मरीज़ कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है, इन सभी चीज़ों से एक डॉक्टर का मतलब नहीं होता, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते, क्योंकि एक आर्मी के डॉक्टर हैं, तो एक देशभक्त होने के नाते इनका ये फ़र्ज बनता है कि वो अपने देश के प्रति भी गद्दारी ना करे। अब ये काफ़ी दो राहे पे खड़े हैं कि इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या एक देशभक्त होने के नाते इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर ये छोड़ देते हैं तो वो सर्टेनली निश्चित रूप से आदमी मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना कहती है सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि इस आदमी को यहीं समुद्र में डाल दो। बट नाइदर ऑफ द मैन मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। उस आदमी को अभी भी देख रहे हैं, दोनों में से कोई भी उसको वहाँ से मूव नहीं करता है, कोई भी उसको समुद्र में नहीं डालता है। What is he? हाना विस्पर्ड। हाना कहता है ये क्या है। There is something about him that looks American। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिकन है, सदाव said। He took up the battered cap। Yes, there almost gone was the faint lettering, a sailor, he said, from an American warship। He spelled it out, US Navy। The man was a prisoner of war। तो सदाव कहता है कि ये बिल्कुल एक अमेरिकन है, जो अमेरिका में वॉर हुई तो वहाँ पे जो सेलर्स थे समुद्र से जो आते जाते थे वॉर के लिए, ये वही कोई है और इसको गोली लगी है और ये यहाँ पे आ गया है। और ये कौन है? नेवी का मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेवी का आदमी है ये, मतलब कि आर्मी का, वो भी एक नेवी का मेंबर है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और जो प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि युद्ध में जो लड़े थे वहीं का एक प्रिजनर यानी कि कैदी है। ही वॉज स्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। हाना कहती हाँ तो ये शायद स्केप होकर के बच करके आ गया है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, इसी वजह से इसको गोली मारी गई है और ये जख्मी है। इन द बैक, सदाव एग्रीड। सदाव कहता है हाँ उसके बैक में गोली लगी है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों ही हेजिटेट हो रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, फिर हाना एक सोल्यूशन पे आती है और कहती है कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम दोनों मिल करके इसको समुद्र में डाल सकते हैं? चलो डाल देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आ। सदाव कहता हाँ मैं तो एबल हूँ, तो क्या तुम एबल हो? नो, हाना सेड। हाना कहती है नहीं, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, शायद तुम अकेले ही इसको समुद्र में डाल दो। सदाव हेजिटेट करता है फिर से। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ़ द मैन वर वूल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी।
आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी। तो सदाओ कहता है कि अगर ये आदमी ठीक होता, इसको कोई तकलीफ़ ना होती, इसको कोई चोट ना लगी होती, तो मैं इसको पुलिस को दे देता बिना किसी डिफ़िकल्टी के, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ और ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकन हैं सभी मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़। लेकिन ये एक कॉमन फेलो है, इसका फेस देखो कितना फुलिश है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन समस्या मेरे लिए इस बात की है कि ये वुंडेड है, यानी कि ये एक जख्मी आदमी है, और एक जख्मी आदमी को एक डॉक्टर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। जब वो डॉक्टर की ट्रेनिंग करते हैं तो उनको इस चीज़ की शपथ दिलाई जाती है कि सबसे पहले तुम्हारा फ़र्ज बनता है एज अ डॉक्टर किसी पेशेंट की जान बचाना। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना कहती है हाँ, हम तुम इसको समुद्र में भी नहीं डाल सकते। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तो हम एक ही काम कर सकते हैं, चलो इसको अपने घर ले चलते हैं। बट द सर्वेंट, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ कहता है लेकिन हमारे जो सर्वेंट हैं वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, वो तो सबको बता देंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंटेड टू गिव हिम टू द पुलिस। तो हाना कहती है कि हम उनसे कह देंगे कि हम इसको पुलिस को देने वाले हैं। एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। तो हाना कहती है लेकिन एक बार हमको अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन, जो तुम एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर हो, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, हो सकता है इससे हम सभी खतरे में पड़ जाएं। वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो हमें इस आदमी को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, सदाओ भी सहमत होता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और करने की नहीं सोच रहा हूँ। अब यहाँ तक था हमारा ये पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 3 पे वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।